नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साइंस एंड पोएट्री यानी विज्ञान और कविता में आपका स्वागत है। मैं हूं यशपाल सिंह, आपके मनपसंद कार्यक्रम सेहत की बात यश के साथ के इस दूसरे एपिसोड में। सर्वप्रथम उन मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने कार्यक्रम के पहले एपिसोड को पसंद किया, चैनल को सब्सक्राइब किया और अपनी बहुत महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया व सुझावों से मुझे अवगत कराया। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी उस भोजन की जिसको हम सम्यक भोजन या संतुलित आहार कह सकते हैं, वो जिसमें 3 आवश्यक गुण हो, यानी शरीर का निर्माण करना, शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करना और शरीर को बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। वैसे इन 3 प्रमुख कामों के अलावा भी भोजन की बहुत सारी भूमिकाएं हैं, उनकी भी कुछ बात कर लेते हैं। हमारा शरीर एक कभी न बंद होने वाली रासायनिक इकाई की तरह है, एक केमिकल फैक्ट्री जिसमें रासायनिक क्रियाएं लगातार होती रहती हैं। अब जब हम खाना खाते हैं तो हमारा काम तो मुंह से नीचे भोजन घटकने के साथ ही समाप्त हो जाता है, लेकिन उसके बाद पाचन, अवशोषण से लेकर ऊर्जा पैदा करने तक का काम एक लंबी रासायनिक प्रक्रिया है। और इन रासायनिक क्रियाओं में कुछ तत्व उत्प्रेरक की भूमिका अदा करते हैं, कैटलिस्ट की भूमिका अदा करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। ये भी भोजन से ही बनते हैं और इनके बिना भोजन का लेने का ज्यादा पर्पज पूरा नहीं होगा। यहां पर हमें भोजन के साथ साथ पोषण को भी समझने की आवश्यकता होगी। दरअसल पोषण उस पूरी प्रक्रिया का नाम है जिससे प्राणी अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपने विकास के लिए, अपनी वृद्धि के लिए भोजन से पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग करते हैं। इस कार्य में अगर विफलता होती है तो वो कुपोषण का कारण बनती है। यानी आप अच्छा भोजन करते हुए भी कुपोषित हो सकते हैं। वो कैसे? अब एक समय था दोस्तों कि लोग इसलिए कुपोषित थे क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता था। आज भी है, मगर आज एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो भोजन की अधिकता के कारण या अपनी जीवन शैली के कारण, अपनी ईटिंग हैबिट्स के कारण कुपोषित है। उदाहरण के तौर पर अगर आप खाने के साथ चाय, कॉफी आदि का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में लौह तत्वों का यानी आयरन का अवशोषण अवरुद्ध हो जाएगा। आयरन की कमी यानी एनीमिया आज एक बहुत बड़ी समस्या है, विशेषकर महिलाओं में। इसी तरह मोटापा है, ओबेसिटी आज एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। अमेरिका में 36% लोग मोटापे के कारण एक कंप्रोमाइज लाइफ जीते हैं, एक समझौते की जिंदगी। अब इसे कुपोषण ही कहा जाएगा। भारत में भी यह संख्या 15 से 30% के बीच अनुमानित है, थोड़ी कम या ज्यादा, लेकिन यह एक समस्या यहां भी है। इसके अलावा बेशक आपने ध्यान ना किया हो, लेकिन भोजन पोषण के अलावा भी कुछ भूमिकाएं अदा करता है। जी हाँ, पोषण के अलावा भी। आप कहेंगे वो क्या हो सकती है? जी, आपके परिचित आपके घर आते हैं, आप उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराते हैं। क्या इससे सामाजिक रिश्ते समृद्ध नहीं होते? और मनुष्य का सामाजिक रूप से समृद्ध होना क्या उसके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं? इसीलिए दुनिया की हर संस्कृति में सामाजिक मिलन के अवसर पर भोजन की व्यवस्था उसका एक आवश्यक अंग रही है। व्यक्तिगत तौर पर भी देखें तो अगर आपको आपका मनपसंद भोजन मिलता है तो उससे आपको एक आत्मीय प्रसन्नता होती है, आपको मनोवैज्ञानिक सुख की अनुभूति होती है। बच्चा कोई अच्छा काम करता है, आप उसे इनाम में टॉफी देते हैं, या वो नहीं करता है तो सजा के रूप में नहीं देते हैं। इस तरह भोजन एक मनोवैज्ञानिक भूमिका भी अदा करता है और ये महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। क्योंकि मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य केवल बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं है, बल्कि वह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से खुशहाल अवस्था का नाम है। अब सवाल यह उठता है कि भोजन तो दुनिया भर के लोग अलग अलग प्रकार का करते हैं। कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, कोई मेडिटेरेनियन है तो कोई कॉन्टिनेंटल है, कोई वीगन है, कोई पिज्जा बर्गर खा रहा है तो कोई इडली सांभर। और हर प्रकार का भोजन करने वाले लोग उतने ही स्वस्थ हैं या उतने ही अस्वस्थ हैं। यूरोप और अमेरिका के पिज्जा बर्गर खाने वाले समृद्ध लोग हमसे तेज दौड़ते हैं,
तो इथियोपिया, नामीबिया, सोमालिया जैसे गरीब देशों के धावक ओलंपिक में यूरोप और अमेरिका के धावकों को पीछे छोड़ देते हैं। इसलिए अगर हम अपने बच्चों को खराब स्वास्थ्य के लिए पिज्जा बर्गर को यह कहकर दोष दें कि भाई ये पोषक नहीं है, तो ये कहना ठीक नहीं होगा। इस संदर्भ में एक मित्र का संदेश आया है जो महत्वपूर्ण है। उन्होंने पिछले एपिसोड को देखकर मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजा और उन्होंने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि हमें मौसमी उत्पादों यानी मौसम के अनुसार और अपनी मिट्टी से पैदा हुए यानी अपनी परंपरा के अनुसार भोजन करना चाहिए। अब इससे असहमत नहीं हुआ जा सकता। इसमें कोई शक नहीं कि प्रिजर्व फूड, फ्रोजन फूड धीरे धीरे अपनी गुणवत्ता खो देता है और यह भी सत्य है कि स्थानीय भोजन वहां की आवश्यकता के अनुसार सदियों से विकसित होते हैं। सदियों में यहां एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि परंपरागत रूप से आप और हम जिस तरह का भोजन ग्रहण करते आए हैं, हमारा शरीर आनुवांशिक रूप से उसके पाचन, अवशोषण व रेचन के लिए कहीं अधिक सक्षम है, वेल इक्विप्ड है, क्योंकि वो हमारी मेमोरी का हिस्सा है। अब यह तो हमें स्पष्ट हो गया कि कोई भी भोजन, किसी तरह का भोजन भी हमारे पोषण की आवश्यकता को पूरी कर सकता है। तो अब बात उन तत्वों की जाए जो हर भोजन से शरीर लेता है और जो भोजन को वो तीनों काम करने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है। इनको दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक को हम कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, दूसरे को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अर्थात वो पोषक तत्व जिनकी हमें अधिक मात्रा में जरूरत होती है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो पोषक तत्व होते हैं जो हमें चाहिए तो मगर थोड़ी कम मात्रा में। तो सबसे पहले मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। इस श्रेणी में आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा और वसा या फैट। जहां तक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात है तो उसमें आते हैं बहुत सारे मिनरल्स और या खनिज पदार्थ और बहुत सारे विटामिन जो हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं में हिस्सा लेते हैं। यानी कुल मिलाकर हम पोषक तत्वों को 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं, जो हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या शर्करा, वसा या फैट, खनिज तत्व और विटामिन। पानी भी हमारे आहार का एक आवश्यक अंग है, इसलिए उसको भी इस श्रेणी में रखा जा सकता है और रखा भी जाता है। मगर जहां तक भोजन की बात है तो इन्हीं 5 श्रेणियों के पोषक तत्व अगर किसी आहार में मौजूद हैं, उचित मात्रा में मौजूद हैं, तो ऐसे आहार को हम संतुलित आहार कह सकते हैं, क्योंकि यही 5 तत्व हैं जो शरीर के निर्माण में, दैनिक ऊर्जा आवश्यकता में और रोगों की प्रतिरक्षा में काम आते हैं। तो जो लाइनें मैंने पिछले एपिसोड में कही थी कि सृजन करे, पालन करे, करे रोग प्रतिकार, सृजन करे, पालन करे, करे रोग प्रतिकार, जिसमें तीनों गुण मिले वो सम्यक आहार, जिसमें तीनों गुण मिले वो सम्यक आहार। अब उसमें 2 लाइनें और जोड़ देते हैं और वो ये हैं कि खनिज, विटामिन, शर्करा, वसा और प्रोटीन। खनिज, विटामिन, शर्करा, वसा और प्रोटीन, 5 तत्व जिस खाद्य में उसमें वो गुण 3। 5 तत्व जिस खाद्य में उसमें वो गुण 3। अब प्रकृति में शायद ही कोई ऐसा उत्पाद हो जिसमें ये 5 तत्व हमें आवश्यक मात्रा में मिल जाए। अनाज में अगर कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, तो फैट नहीं है या नहीं के बराबर है। फलों में कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन हैं और खनिज हैं, तो प्रोटीन और फैट नहीं है। इसलिए हमारा भोजन मिश्रित होना चाहिए। यहां सवाल यह भी उठेगा कि यह मिश्रण किस रेशो में हो, किस अनुपात में हो। इस बात की चर्चा हम आगे आने वाले एपिसोड्स में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें और आपकी कोई भी फीडबैक, कोई भी प्रश्न इस चर्चा को अधिक सार्थकता प्रदान करेगी, बेहतर बनाएगी और अच्छा रहेगा कि आप अपने कमेंट्स, सुझाव जो भी हैं YouTube के कमेंट सेक्शन में डालें ताकि अन्य लोग भी उससे लाभान्वित हों। वैसे आप किसी भी माध्यम से भेजेंगे अपनी टिप्पणी तो उसका स्वागत है, आपके सुझावों का स्वागत है। आप इसे ऐसा मानिए कि यह हमारा एक साझा उपक्रम है और हम एक दूसरे के अनुभव से यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। और अगर समझते हैं कि इन वीडियोज में दी गई जानकारी लाभदायक है तो कृपया अपने जानकारों तक, अपने मित्रों तक, अपने रिश्तेदारों तक इन्हें पहुंचाने में हमारी मदद करें
आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना स्नेह बनाए रखें। शुक्रिया।